नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें हम जानेंगे आज तक रात तक की 10 महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में जो होंगे आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, कठिनाइयों से मत घबराओ क्योंकि वे तुम्हें सही दिशा दिखाती हैं। दोस्तों, हमेशा हम एक ही चीज से भागते हैं, वो है मुश्किलें, कठिनाइयां। लेकिन कठिनाइयां वो दोस्त है जो हमें मुश्किल समय से गुजारता है और तराश कर हमें उस समय से निकालता है। जब भी कोई व्यक्ति मुश्किलों से घिरेगा तो वहां से वो एक अधिक उत्तम व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ उभर कर निकलेगा। तो दोस्तों, कठिनाइयां हमारी साथी हैं, तो उनको अपना साथी बनाइए और चलते रहिए अपने पढ़ाई के एक सफर पर जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत पृथ्वी अधिक बार और तीव्र सूखे अनुभव कर रही है। मतलब पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो तीव्र सूखा अनुभव कर रही है वो कितने परसेंट है। तो 40%। दरअसल अभी ओईसीडी यानी ये एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में ध्यान रखती है। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट। ये एक संस्था है जिसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसकी उस रिपोर्ट का नाम है, जो इसने रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट है ग्लोबल डॉट आउटलुक। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है ग्लोबल डॉट आउटलुक और आउटलुक 2025। ये इसने रिपोर्ट निकाली है। तो ये रिपोर्ट हमेशा पूछी जाती है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ओईसीडी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो 40 गुना अधिक यानी 40% अधिक सूखा प्रभाव झेल रही है। और इसका क्या कारण है? कि इसका कारण है जलवायु परिवर्तन और इसका भूमि का उपयोग का जो दबाव पड़ रहा है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हमारी पृथ्वी पर सूखे की जो बारंबारता है वो बढ़ रही है। दरअसल सूखा होता क्या है? अगर हम सूखे को जाने तो सूखा एक जलवायु असंतुलन है। किसका? जल विज्ञान का। तो अगर हम बात करें सूखे की तो सूखा क्या है? यह एक क्या है? असंतुलन है। किसका? सूखा जल विज्ञान सूखा एक जल विज्ञान का असंतुलन है। यानी जब हमारा जल विज्ञान का संतुलन बिगड़ता है तो उसको हम सूखा कहलाते हैं। जैसे जब सामान्य से अधिक शुष्क स्थितियां एक लंबी अवधि तक, मतलब अगर एक छोटे टाइम तक सूखा पड़ रहा है लेकिन एक लंबी अवधि तक जो मिट्टी की नमी को भी और भूजल को प्रभावित करे, क्या होगा? एक जो सामान्य स्थिति, जो सूखे की स्थिति लंबी अवधि तक रहे और वो हमारी भूमि की नमी और भूजल यानी जो पृथ्वी के अंदर जल है उसको प्रभावित करे, उसको हम सूखा कहते हैं। सूखा कितने प्रकार का होता है? तो सूखा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मौसम संबंधी सूखा, एक होता है कृषि संबंधी सूखा। ठीक है, मौसम संबंधी सूखा मतलब जब बारिश पड़े और बारिश ना पड़े और थोड़े लंबे टाइम तक सूखा रहे तो उसको बोलते हैं मौसम संबंधी सूखा। और जो एक कृषि संबंधी सूखा होता है, इसमें क्या है कि जो हमारी भूमि की नमी उसको भी सोख ले, इतना लंबा सूखा पड़े कि हमारी भूमि की नमी को भी वो सोख ले, तो उसको बोलते हैं कृषि सूखा। और एक होता है जल विज्ञान संबंधी सूखा और तीसरा होता है जल विज्ञान संबंधी सूखा।
इसका मतलब है कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर भूजल है, जब हमारे पृथ्वी के अंदर भूजल है उसका स्तर भी घटने लगे और उसमें काफी गिरावट आए तो उसको बोलते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो सूखे के तीनों प्रकार हमने जान लिए। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और भूमि के उपयोग के कारण जो दबाव पड़ा है, उपयोग के दबाव के कारण क्या बढ़ा है? सूखे की स्थिति बढ़ी है। सूखे की स्थिति क्या हुई है? बढ़ी है। स्थिति बढ़ी है। कितने परसेंट? तो 40% बढ़ी है। ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि नदियों का जो प्रवाह है वो घट रहा है। और इसमें क्या बात कही गई है कि नदियों का प्रवाह घट रहा है, यानी जो नदियां बहती थी उनका जो जल स्तर था वो भी घट रहा है। आपने देखा होगा कि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। कौन सा देश है ऐसा? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है वेनेजुएला, जिसके पास तेल के सबसे अधिक ज्ञात भंडार हैं। ठीक है। उस वेनेजुएला में वो क्या हो गया है? ग्लेशियर मुक्त देश घोषित हो गया है। ऐसी एक नेपाल का ग्लेशियर जो बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी पिघल गया है। तो ये सब किस कारण हो रहा है? सूखे की स्थिति, बारिश ना होना और जलवायु परिवर्तन, भूमि का अधिक उपयोग के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हम बात करें ओईसीडी की, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 30 मई 1961 में इसकी स्थापना की गई। 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई। अगर हिंदी में इसका नाम देखें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या इसका है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये इसका नाम होता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका नाम होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में पेरिस। और किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? पेरिस। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक। और अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में इसके 36 सदस्य देश हैं। 36 सदस्य इसके देश हैं जो इसमें शामिल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें बताया गया है। ये देखिए, ये ग्राफ के हिसाब से जिधर रेड है उधर सूखा जाता है। तो इतने सारे जो प्रदेश हैं, जो देश हैं, ये क्या है? सूखाग्रस्त है। देखिए, जहां जहां पर भी रेड है वो सूखाग्रस्त है और इधर कम सूखा है। तो ऐसा ब्लू वाला तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो सूखाग्रस्त जो रेडनेस दिख रही है वो सब सूखाग्रस्त है। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कुसमैनी ने फॉर्मूला 2 की कौन सी रेस जीतकर पहले भारतीय विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो इन्होंने मोनाको ग्रैंड पिक्स ये रेस इन्होंने जीती है और ये पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में गुजरात में 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात जो हमारा 24वां राज्य बना है, यानी इससे पहले 23 राज्य ये कार्य कर चुके हैं कि जो उनकी लाइनें हैं, जो उनकी पटरियां बिछी हैं, जो उनकी लाइनें हैं, वो पूरी तरह से क्या हो गई? इलेक्ट्रिक हो गई। वहां पर सभी गाड़ी इलेक्ट्रिक चलने लगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। किसने? यूएन द्वारा।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया है, 25 तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रधानमंत्री जी से संबंधित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमने आपको बताया था 3 देशों की यात्रा पर हैं। उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी अब अपने तीसरे देश क्रोएशिया पहुंचे हैं। तो क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन से हैं? ठीक है, क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के यहाँ पर लिखेंगे पहले, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज तक क्रोएशिया की यात्रा पर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पीएम मोदी जी कहां पर गए हैं? 3 देशों की यात्रा पर है, 3 देशों की यात्रा पर है। ठीक है, इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले वो पहुंचे थे साइप्रस पहुंचे। उसके बाद दूसरा कनाडा। अब कनाडा के बाद वो कहाँ पहुंचे हैं? तो कनाडा के बाद वो तीसरे देश क्रोएशिया पहुंचे हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं साइप्रस की, तो हमने इसको पढ़ा था, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये भूमध्य सागर में अवस्थित है, भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में अवस्थित है। तो यहाँ पर जाने वाले 20 साल बाद जाने वाले, तो यहाँ पर लगभग 20 साल बाद जाने वाले पहले पीएम कौन बने? पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी बने। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर गए? तो निकोशिया क्या है? यहाँ पर इनकी राजधानी है। निकोशिया क्या होगी? यहाँ की राजधानी होगी। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो साइप्रस की मुद्रा क्या है? तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ पर भारत गया है क्योंकि साइप्रस अभी 2026 में क्या होगा? EU यानी यूरोपियन यूनियन की क्या करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? तो साइप्रस करेगा। तो ये हो गया साइप्रस के बारे में पूरी जानकारी। हमने आपको बताया कहाँ अवस्थित है। 20 साल बाद, लगभग 23 साल बाद गए, तो मान लेते हैं 2 दशक बाद पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो साइप्रस की यात्रा पर गए। इनकी राजधानी निकोशिया है, वहां पर ये लैंड किए और इनका रेड कारपेट से स्वागत हुआ। मुद्रा यहाँ की यूरो है, और 2026 में जो हमारा साइप्रस है वो किसकी? EU की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कनाडा में ये G7 की मीटिंग में भाग लेने गए। G7 जो 7 अमीर देशों का संगठन है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें USA, कनाडा, जापान, UK, फ्रांस, ठीक है, इटली और एक हो गया हमारा जर्मनी। ये सब देश इसमें शामिल है। इसमें रूस भी शामिल था, तब इसका नाम क्या था? G8 था। लेकिन रूस ने जैसे ही अपने पड़ोसी यूक्रेन के किस पर? यूक्रेन के क्रीमिया आइलैंड, क्रीमिया पर कब्जा किया, तो इसे रूस को बाहर निकाल दिया गया। कब? 2014 में। और तब से ये संगठन क्या हो गया? G7 संगठन हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब आपसे कनाडा की, कनाडा की भी बात कर लेते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में हम क्या देख सकते हैं? तो कनाडा हमारा कहां पर स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका उपमहाद्वीप में स्थित है। किसमें है? तो ये कहां पर है? तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी इसकी क्या है? तो राजधानी इसकी ओटावा इसकी राजधानी है। ठीक है, और विश्व में सबसे लंबी क्या है? तटरेखा बोले तो समुद्री सीमा इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यूएसए के साथ सीमा, ठीक है, किस 49 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से। यूएसए के साथ सीमा कहाँ बनाता है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। किससे सीमा बनाता है? तो यूएसए के साथ सीमा बनाता है। अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर एक विनिपेग मंडी है, विनिपेग शहर है। ठीक है,
विनिपेग शहर, ये क्या किसके लिए जाना जाता है, तो गेहूं मंडी, गेहूं मंडी के लिए जाना जाता है, यानी विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग में। यहीं पर एक अथाह बांस का झील है, अथाह बांस का झील है, ठीक है। ये कैसी है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध, यूरेनियम के उत्पादन में कनाडा का दूसरा नंबर है, कनाडा का यूरेनियम के उत्पादन में दूसरा नंबर है। पहला स्थान कजाकिस्तान का है, यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान कजाकिस्तान का। तो ये हमारी सारी बातें हो गई जो हमने कनाडा और इसके बारे में देख ली। अब बात करते हैं हम क्रोएशिया की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी कहाँ है, क्रोएशिया की यात्रा पर है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी क्रोएशिया की यात्रा पर गए और वहां पर जाकर वहां की राजधानी, राजधानी का यहाँ कौन सी है, तो जैग्रेब, ठीक है, जैग्रेब, जैग्रेब, या आप इसको मैप में एक बार समझा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्रोएशिया का मैप, तो मैप देख लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारा भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर तो आपने देखा ही है, ये वाला भूमध्य सागर है, उसके ऊपर जो ये इटली है, ये वाला कौन सा है, ये जो प्रायद्वीप बना हुआ है ये है इटली, ठीक है। ये क्या है हमारा, इटली। इटली के पूर्व में एक यहाँ पर सागर है, इसको बोलते हैं एड्रिएटिक, एड्रिएटिक, एड्रिएटिक सागर, सागर, ठीक है। एड्रिएटिक सागर के उत्तर में हमारा देश है यहाँ पर क्रोएशिया। तो क्रोएशिया आपको दिख रहा है, ये है क्रोएशिया, ठीक है, ये क्रोएशिया, ठीक है। तो ये कौन सा सागर पे, एड्रिएटिक सागर। एड्रिएटिक सागर किसका हिस्सा है, भूमध्य सागर का हिस्सा है। अगर बात करें हम क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी, क्रोएशिया की राजधानी क्या होगी, राजधानी इसकी होगी जैग्रेब, जैग्रेब इसकी राजधानी। अब स्थिति कहाँ पर है, अब स्थिति तो ये कहाँ पर है, एड्रिएटिक सागर में, एड्रिएटिक सागर में स्थित है, ठीक है। एड्रिएटिक सागर किसका हिस्सा है, तो भूमध्य सागर का हिस्सा है एड्रिएटिक सागर। और इसकी जो ये राजधानी है जैग्रेब, वो सावा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, तो सावा नदी के किनारे, ठीक है, सावा नदी के किनारे। अगर बात करें भारत और क्रोएशिया की, तो भारत और क्रोएशिया, क्रोएशिया इसके संबंध कब स्थापित हुए, तो क्रोएशिया 1992 में स्लोवेनिया से क्या हुआ, स्लोवेनिया से क्या हुआ, ये आजाद हुआ, ठीक है। तो ये किससे आजाद हुआ, यूगोस्लोवाकिया से। किससे आजाद हुआ है, तो ये यूगोस्लोवाकिया से आजाद हुआ, ठीक है। तो 1992 से भारत के संबंध तब से इससे बने हुए हैं, इसकी आजादी के बाद से भारत के इसके संबंध बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं, तो यह है रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में बीएसएनएल ने कितने वर्षों बाद पहली बार लगातार 2 तिमाही में क्या किया है, लाभ दर्ज कराया है। तो हाल ही में बीएसएनएल ने 18 साल बाद, ठीक है, 18 साल बाद बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाही, बोले तो 3-3 महीने की 2 टर्म में इसने लगातार लाभ दर्ज किया है। हाल ही में टाटा और एयरबस द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर, एयरबस क्या बनाती है, तो ये जो यात्री विमान है वो बनाती है, तो इसके साथ टाटा ने समझौता किया है, भारत की टाटा ने, और इसकी असेंबली लाइन का किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो इसका स्थापना कोलार कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 29 मई को मनाया जाता है। तो 25 मई हमारा क्या हो गया, 25 मई हमारा हो गया फुटबॉल दिवस, 29 मई हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों के लिए दिवस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है। तो हाल ही में आपने सुना है, हमने पढ़ा है अभी आपको, ईरान और इजराइल दोनों के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो इसमें ईरान ने क्या किया है, ईरान ने फतह मिसाइल से, किससे, फतह मिसाइल से, तो इसका उत्तर हो गया ईरान ने फतह मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है, ठीक है। फतह मिसाइल कैसी है, तो फतह
मिसाइल एक, ये कैसी है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी? हाइपरसोनिक, सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है कौन सी? ये फतेह। अब हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है? हाइपरसोनिक यानी इसकी गति के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। जैसे हम ध्वनि की गति को किस में मापते हैं? तो हम मैक में मापते हैं। ठीक है, मैक में मापते हैं। ध्वनि की गति को इसमें मापते हैं तो मैक में मापते हैं। ठीक है, अगर किसी मिसाइल की स्पीड, यानी मिसाइल की स्पीड 0 से और क्या कम हो? 1 से कम हो। ठीक है, 0 या 1 के बीच हो तो इसे बोलते हैं हम सबसोनिक, सबसोनिक। ठीक है, अगर 1 से स्पीड 5 के बीच हो, 5 मैक, किसके? मैक, ये क्या है? मैक, यानी 1 से 5 मैक के बीच हो तो इसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और अगर स्पीड 5 मैक से अधिक हो, 5 मैक से अधिक हो तो उसको बोलते हैं हम हाइपरसोनिक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरसोनिक। यानी गति के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। अगर किसी की गति ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा अधिक तेज है तो उसको हम हाइपरसोनिक की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं, हाइपरसोनिक समझ आ गया। बैलिस्टिक मिसाइल, अब ये बैलिस्टिक क्या होता है? देखो, मिसाइल दो तरह की होती है, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। एक जैसे ये हमारी यहाँ पर मिसाइल है, ठीक है, और हम इसको छोड़े, मान लो ये हमारा एक देश है, इसके ऊपर हमें छोड़ दिए यहाँ से, तो ये मिसाइल कैसे जाएगी? तो ये पहले ऐसे हवा में ऊपर जाएगी और फिर क्या जाएगी? यहाँ से नीचे आएगी, तो ये एक पैराबोलिक पाथ लेगी। तो इसको बोलते हैं हम, जो एक गोलाकार पाथ के थ्रू जाती है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल। अगर यही मिसाइल, अगर यही मिसाइल, ये एक देश हो गया मान लो, अगर ये मिसाइल थोड़ी सी ऊपर उठे और फिर सीधी ऐसे जाए और क्या? हमला करे, तो इसको बोलते हैं हम क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल। अब इन दोनों की खासियत क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तय कर सकती है, क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो ये लंबी दूरी तक जा सकती है। यानी अधिक दूरी की मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। और कम दूरी, लेकिन ये क्या है? अत्यधिक तेज होती है, क्योंकि पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठती है और समानांतर चलती है, तो ये अधिक गति से यानी तेज हो सकती है। तो ये कैसी है? इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। अब किसने ये लॉन्च की है? तो ये ईरान ने लॉन्च की है, ईरान की हाइपर। और इसकी खासियत क्या है? अगर हम बात करें फतेह मिसाइल की, अगर हम बात करें, अगर हम फतेह मिसाइल की बात करें तो फतेह मिसाइल कैसी होगी? एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, यानी गति की, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से चलने वाली मिसाइल होगी। तो इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है? तो 13 से 15 मैक, जो लगभग बैठेगी हमारी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड हो गई। अगर बात करें इसकी रेंज की तो ये एक मध्यम दूरी की, यानी 1400 किलोमीटर मध्यम दूरी की मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है। ठीक, अगर इसकी खासियत बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ, स्टेल्थ तकनीक रखती है, तकनीक रखती है। ठीक है, स्टेल्थ तकनीक क्या होती है? जैसे ये हमारा रेडार है, ठीक है, ये हमारा रेडार, दुश्मन का रेडार जमीन पर लगा है और यहाँ से क्या छोड़ रहा है? ये रेंज छोड़ रहा है। अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ये रेंज इससे जाके टकराएंगे और फिर इसे आके बता देंगे कि यहाँ पर कोई मिसाइल या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से अपनी सूचना अपने डिफेंस सिस्टम को देगा और डिफेंस सिस्टम इस पर हमला कर देगा। लेकिन स्टेल्थ तकनीक में क्या होता है? जो ये विमान है या ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास जब ये किरणें जाएंगी तो ये इनके किरणों को वापस नहीं लौटाता। ठीक है, इसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस नहीं लौटाएगा, तो ये जो रेडार सिस्टम जमीन पर लगा है, ये पता ही नहीं कर पाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मिसाइल है। ठीक, दूसरा क्या है?
ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बदलने के लिए कैसे? जैसे ही ये ऊपर जाएगी और जब हमला करेगी तो ये ऐसे ऐसे करके हमला करती है, यानी जिससे कोई इस पर दूसरा ऑब्जेक्ट हमला ना कर सके, उसके लिए ये ऐसे व्यवहार करती है जैसे रास्ता भूल गई और अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये किसकी मिसाइल हो गई? तो ये ईरान की मिसाइल हो गई। कैसी मिसाइल है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक, आगे देखते हैं क्या भारत के पास भी है। तो भारत के पास ऐसे मिसाइल कार्यक्रम, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके द्वारा एक मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको हम बोलते हैं IGMDP। IGMDP यानी इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये लगभग 1982 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जारी किया गया। इसके द्वारा इन्होंने 5 मिसाइलों को बनाया, जिनको हम पटना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पटना में, जिसमें पी का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब हो गया पृथ्वी, ए का मतलब हो गया अग्नि, ठीक है, और टी का मतलब हो गया त्रिशूल, और एन का मतलब हो गया नाग, और ए का मतलब हो गया आकाश। तो हमारे पास ये 5 मिसाइलें हैं जो हम पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग और आकाश। ये पृथ्वी जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। कम दूरी की मिसाइल, ठीक है, कम दूरी की मिसाइल कौन सी है? फतेह, ये पृथ्वी। उसके बाद जो अग्नि है ये भी सतह से सतह मध्यम दूरी की क्या है? मिसाइल है। और ये सारी कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगर बात करूं त्रिशूल की, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर बात करूं नाग की, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, यानी मिसाइल को उड़ा देने वाली मिसाइल, टैंक को उड़ा देने वाली मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल। अगर बात करूं आकाश की, तो ये कैसी हो गई? तो ये हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल। ठीक है, अब तो भारत ने इसका लगभग 7000 किलोमीटर तक दूरी तक, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में भी आकाश प्राइम का हमने उपयोग कर लिया है, और वो फतेह से भी ज्यादा उन्नत किस्म की है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिसाइल के बारे में पूरी जानकारी। ये हमारी मिसाइल फतेह हो गई, जिसमें 13 से 15 मार्क की स्पीड हो गई इसकी, 1400 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई। ठीक है, और अपने डायरेक्शन ये हवा में चेंज कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, अब देखते हैं ईरान और इजराइल। तो ये हो गया हमारा अरब सागर, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर ये हो गया ईरान। ठीक है, इसकी एक सीमा कहाँ से मिलती है? कैस्पियन सागर। मैंने कल आपको बताया था कैस्पियन सागर से इसकी सीमा मिलती है। ये हो गई हमारी पर्शियन गल्फ, और ये ओमान की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी, चलो लिख ही देता हूँ, फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी, और ये होगी ओमान की खाड़ी। और इनको दोनों को जोड़ने वाली जो सकरा रास्ता है ये लगभग 33 किलोमीटर का है, 33 किलोमीटर, और इसको बोलते हैं हम हार्मुज जल संधि। ठीक है, जल संधि इसके नाम से जानते हैं। अगर बात करूं इधर, तो ये है हमारा इजराइल। ये छोटा सा जो देश जो भूमध्य सागर के किनारे पर बचा है, ये है इजराइल। यहाँ पर भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ पर लाल सागर की एक खाड़ी यहाँ पर मिलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है कि ये कौन सी खाड़ी है। ठीक है, इस खाड़ी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल सागर को, इजराइल को लाल सागर से जोड़ने वाली खाड़ी का नाम क्या है। ठीक, ये आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये हो गया लाल सागर, और ये हो गया भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर ये यहाँ से
क्या है, भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ता है। तो यहाँ पर हमने स्वेज नहर बनाई है, जो किसके अधीन है, इजिप्ट यानी मिस्र के अधीन है। और यहाँ पर ये मानव निर्मित नहर है, स्वेज नहर। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी तो ये रिवीजन वाले क्वेश्चन बचे हैं भाई। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कोयला आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो भारत के कोयला आयात में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में कार्यकाल को कितने दिन का विस्तार मिला है? 1 वर्ष का। अभी क्या था, इनकी डीआरडीओ के कामकाज की रिपोर्ट, एक समिति बनी थी, उसको रिपोर्ट देना था, तो तब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इनको कार्यकाल को बढ़ा दिया है, और लगभग अभी रिपोर्ट आने वाली है तो इनका कार्यकाल फिर समाप्त हो जाएगा। हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का ब्रांड एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा संबंधित है भारत के छात्रों से। तो शुक्रा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम इस कार्यक्रम में भारत के 20 छात्रों का चयन हुआ है। यह किस देश की पहल है? तो भारत के अभी 20 छात्रों का, मेधावी छात्रों का कहां पर चयन हुआ है? तो शुक्रा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये किस देश का प्रोग्राम है? तो ये जापान का प्रोग्राम है। ठीक है, किसका प्रोग्राम है? तो ये जापान का प्रोग्राम। इसमें स्कूल शिक्षा सचिव, हमारे जो स्कूल के शिक्षा सचिव हैं, स्कूल शिक्षा सचिव, ठीक है, शिक्षा सचिव है, उन्होंने क्या किया है, जो हमारे वैज्ञानिक सहयोग और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 20 छात्रों को कहाँ, जापान भेजा है। ठीक है, तो किसके लिए जापान भेजा है? 20 छात्रों को हमारे स्कूलों से जापान भेजा है। किसके लिए? तो ये शुक्रा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम 2025 के लिए। तो किसके लिए भेजा है? तो शुक्रा विज्ञान हाई स्कूल प्रोग्राम 2025 के लिए जापान भेजा है। दरअसल जापान ने क्या किया, जापान ने 2014 में ये प्रोग्राम शुरू किया। क्या किया? ये प्रोग्राम शुरू किया। इसमें क्या करते हैं कि एशिया के मेधावी छात्रों को क्या करेंगे, ये जापान में ले जाकर क्या करते हैं, वहां पर साहित्य की और विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते हैं। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या करते हैं, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जिसमें अत्याधुनिक विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी होगी, और संस्कृति के लिए अल्पकालिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो किसके लिए? जापान में ले जाकर प्रौद्योगिकी, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा, ठीक है, दी जाती है। तो इसमें जो 20 छात्र गए हैं, वो 20 छात्र कहाँ से हैं? तो वो नवोदय विद्यालय लद्दाख, अंडमान निकोबार और सरकारी स्कूलों से हैं। अंडमान निकोबार के सरकारी स्कूलों से चुना गया है। ठीक है, चुना गया है। तो इन छात्रों को कहाँ से? सरकारी स्कूलों से चुना गया है। कहाँ के? लद्दाख, हमारे पूर्वोत्तर हो गए, लद्दाख हो गए, नवोदय और अंडमान निकोबार। और इसमें पूर्वोत्तर राज्य भी इसमें शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी स्कूलों से यहाँ पर छात्रों को चुना गया है, जिन्हें जापान भेजा जाएगा, जिसमें 20 छात्र
जो अंडमान निकोबार, नवोदय और लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी स्कूलों से शामिल है। ठीक है, तो इनको कहाँ भेजा जा रहा है? इनको जापान भेजा जा रहा है। किसके लिए? वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और संस्कृति की शिक्षा के लिए। तो ये हमारे 20 मेधावी छात्र हैं जो जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, अब देखते हैं जापान। जापान हमारा कहाँ पे है? तो ये रहा हमारा जापान। जापान हमारा जो ये है, ये जापान है। ये किस सागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर में स्थित है। अगर बात करूं इसके द्वीपों की, तो इसका सबसे पहला द्वीप होकाइडो, होकाइडो। दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका होन्शु, इसका एक द्वीप शिकोको, शिकोकू, और चौथा द्वीप इसका क्यूशु, क्यूशु। तो ये 4 द्वीप हैं जापान जिन पर स्थित है। इसके बीच जो होन्शु है ये इसका सबसे बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप है। तो यहीं पे इसकी राजधानी भी है। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो, टोक्यो इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो येन इसकी मुद्रा है। ठीक है, यहीं पर एक इनका ज्वालामुखी, जापान का सक्रिय ज्वालामुखी, जापान का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट फ्यूजो, माउंट फ्यूजी इनका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात करूं जापान की, तो जापान के ऊपर यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम क्यूरिल द्वीप के नाम से जानते हैं। क्यूरिल द्वीप। अगर कोई आपसे पूछे क्यूरिल द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है, तो क्यूरिल द्वीप विवाद रूस और किसके? जापान, रूस और जापान के बीच जो विवाद है वो क्यूरिल द्वीप के लिए है। ठीक है, तो ये जापान और उसकी पूरी लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन हमने देख ली। आगे देखते हैं। हाल ही में कीमा रीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है? जैसे आजकल लोग रील्स देखते हैं, ये किसकी? एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेती है। इन्होंने रिकॉर्ड 31 बार अभी क्या किया है? इसकी चढ़ाई कर ली है। हाल ही में वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 139 व्यक्तियों को किससे? पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरित योग पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो हमारा ये जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई। आयुष मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। सर्बानंद सोनेवाल इसके मंत्री हैं। अगर बात करो आयुष की, तो AYUSH यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में जारी PGI 2.0 रिपोर्ट में 2023-24 के लिए शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यानी अभी क्या हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर स्कूली शिक्षा की रैंकिंग करते हुए एक रिपोर्ट निकाली है। तो किसने निकाली है? तो हमारे शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? स्कूली शिक्षा के लिए राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग निकाली है। ठीक है, और इसमें जो टॉप किया है वो हमारे चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ठीक है, चंडीगढ़ इसमें टॉप पर रहा। अगर बात करें इसके बॉटम यानी अंतिम स्थान बॉटम पर कौन रहा? तो मेघालय इसके बॉटम पर रहा। इसमें कहा गया है कि 24 राज्यों में शिक्षा का स्तर उभरा है, शिक्षा का स्तर उठा है। ठीक है, स्तर उठा है। ठीक है, वहीं 12 में इसमें कमी आई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 24 राज्यों में तो शिक्षा का स्तर उठा है, वहीं 12 राज्यों में इसमें कमी दर्ज की गई है।
तो रिपोर्ट किस आधार पर निकली है, तो इसका आधार वर्ष है 2022, 23 एंड 2023, 24। तो इसके डाटा के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, किसने निकाली, तो हमारे शिक्षा मंत्रालय ने निकाली। किसने, ये हमारे शिक्षा मंत्रालय ने। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने ही, इनके मंत्रालय ने ही ये रिपोर्ट निकाली है। इसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ को 703 अंक मिले हैं। 703 अंक के साथ चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय को 417 अंक मिले हैं। 417 अंक मिले हैं। अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो जो टॉप फोर श्रेणी है उसमें कोई राज्य शामिल नहीं है, यानी कोई राज्य शामिल नहीं है, क्योंकि जो ये टॉप 4 श्रेणी में है, इनमें 761 से 1000 पॉइंट के अंदर पॉइंट आने थे। स्कोर इतना होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं स्कोर कितना है, 703 सबसे अधिक है। तो इस श्रेणी में जो टॉप 4 श्रेणी है उनमें कोई सा राज्य नहीं आया है। ठीक है, और इसमें ही बताया गया है कि हमारे यहाँ 24 राज्यों में क्या हुआ है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, वहीं 12 में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब अगर शिक्षा की बात हो रही है तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये किसकी सिफारिश पर लाई गई, तो इसके लिए जो सिफारिश थी तो वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये नीति लागू हुई। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है, जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो रिवीजन क्वेश्चन। तो रिवीजन क्वेश्चन में पहला है, CCEA ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है, तो इन्होंने 2 मल्टी ट्रैकिंग, यानी CCEA का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हमारा 30 मई को मनाया गया। 30 मई को। और क्यों मनाया गया, क्योंकि इस दिन हमारा हिंदी का पहला अखबार, जिसको हम मारतंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तंड मारतंड के नाम से जानते हैं, उसकी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। हाल ही में सतगुरु को ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर, कौन सा, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया, तो ये संस्था है कनाडा इंडियन फाउंडेशन। फाउंडेशन द्वारा ये क्या किया गया, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6। हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशनिंग किया गया INS अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना में INS अर्नाला को शामिल किया गया। कहां पर शामिल किया गया, तो विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम, ठीक है, कहां पर है, आंध्रा में से कमीशनिंग यानी औपचारिक रूप से शामिल किया गया। और यहीं पर हमारे अधिकारी जो थे वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन थे, जनरल अनिल चौहान, इनकी उपस्थिति में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये क्या है, ये स्वदेशी
स्वदेशी निर्मित, निर्मित क्या है, निर्मित एक हमारा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। कैसा है, यानी एंटी सबमरीन यानी सबमरीन को ढूंढकर मारने वाला। सबमरीन जो पानी के नीचे जहाज चलते हैं, पानी के अंदर चलने वाले जहाज को हम सबमरीन के नाम से जानते हैं। तो कैसा है, स्वदेशी निर्मित है। और इसमें 80% जो सामान है, जो 80% सामान है वो भारत द्वारा में निर्मित लगा है। ठीक है, तो जो भारत में बनाया गया सामान वो 80% इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और ये किसको, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर पहल की देन है। ठीक है, भारत के आत्मनिर्भर जो पहल है उसकी देन है INS अर्नाला। ये स्वदेशी निर्मित भारत का पहला, स्वदेशी के तहत पहला, आत्मनिर्भर पहल के तहत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पोत है। ठीक है, जिसमें 80% जो सामान है वो यहीं का लगा हुआ है। अगर बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई 77.6 मीटर है। ठीक है, और इसका वजन 1490 टन से अधिक। ठीक है, यानी 1500 टन के लगभग के आसपास इसका वजन है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये कहाँ की है, तो ये कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर बात करें इसके नामकरण की, तो इसका नामकरण अर्नाला क्यों रखा गया है, तो महाराष्ट्र के तट पर एक अर्नाला नाम का किला है। तो इस किले के लिए, उस किले के नाम पर इसका नामकरण अर्नाला रखा गया है। ठीक है, तो बात करें कहाँ रहेगा, तो ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में ये भारत की देखरेख और रक्षा करेगा। तो ये किसने निकाला है, तो ये किसने बनाया है, तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा, कलकत्ता द्वारा बनाया गया है। और इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ, तो विशाखापत्तनम में इसका कमीशनिंग समारोह हुआ। अगर बात कहूँ यहाँ पर सबमरीन की बात आई है, तो हम भारत की सबमरीन की बात करते हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट 75 है। 75 के तहत 6 सबमरीन भारत प्लस फ्रांस द्वारा बनाई जाएंगी। इसमें से हमारी जो 6 सबमरीन है वो कौन कौन सी है, तो जो हमारी पहली सबमरीन है उसका नाम था कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, ठीक है, चौथी वेला, और पांचवी वागीर, और छठी वागसीर, वेला वागसीर। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये 6 पनडुब्बी जो कैसी हैं, डीजल पनडुब्बियां हैं। कैसी हैं ये, डीजल पनडुब्बी किसकी, भारत की। अगर बात करूं भारत की परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी कौन सी है, तो भारत की परमाणु पनडुब्बी सबसे पहले थी INS अरिहंत, सबसे पहले हमारी INS अरिहंत, दूसरी है हमारी INS अरिघात, और तीसरी जो बनी है वो है INS अरिदमन। ठीक है, तो ये कैसी हो गई हमारी, ये परमाणु पनडुब्बियां हो गई। कौन कौन सी, INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिदमन। चलिए, ये हो गया हमारा INS अर्नाला, जो कैसा है, जो सबमरीन को निपटा देने वाला जहाज है। ठीक है, अब देखते हैं रिवीजन। गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया, तो गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया गया, क्योंकि 30 मई को हमने ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था। तो उसके लिए क्या मनाया जाता है, 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। 2026 एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आयोजन हमारे स्वच्छ शहर इंदौर MP में किया जाएगा।
भिक्षा भिक्षी रहित, मतलब जहां पर भिखारी मुक्त जो शहर है वो इंदौर है। सफाई में नंबर 1 शहर इंदौर है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट का नाम तो रानी अहिल्याबाई, ठीक है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की नई सीमा कितनी है? तो 10 करोड़ एमएसएमई के लिए सीमा तय कर दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग किस कंपनी ने मानेसर में शुरू की है? ठीक है, तो किस कंपनी ने शुरू की है? तो ये हमारी मारुति सुजुकी द्वारा शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? कि बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग, क्या इन प्लांट रेलवे साइडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट से ही जो हमारी ट्रेन है, ठीक है, ऐसे ट्रेन जो लगी है इसमें क्या होगा, यहीं से ही प्लांट से ही गाड़ी इसमें लोड होंगी और क्या होंगी, जहां इनको जाना है देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दी जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा सड़कों पे जो हमारे ट्रक होते हैं उनमें गाड़ी बाइक वगैरह सब लद के तब जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो हमारा समय ज्यादा लगता है और दूसरा खर्च ज्यादा आता है, तीसरा प्रदूषण भी ज्यादा होता है। अब मारुति सुजुकी ने क्या किया है कि भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कंपनी मानेसर में जो है उसमें यह कार्यक्रम क्या होगा, एक तो हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, बढ़ावा, ठीक है, हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और टिकाऊ लॉजिस्टिक, और टिकाऊ क्या होगा, टिकाऊ लॉजिस्टिक मिलेगा, ठीक है, यानी जो हमारा सामान की ढुलाई है वो टिकाऊ, उसका एक क्या मिलेगा, साधन मिलेगा। अब इसमें कितने करोड़ की परियोजना है? तो इसमें 452 करोड़ रुपए लगेंगे। इस परियोजना में कितने? 452 करोड़ रुपए लगेंगे। इससे पहले भी ये योजना कहीं और शुरू हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ पर सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने गुजरात में यह योजना शुरू की थी। तो ये मारुति सुजुकी की दूसरी योजना है जिसमें क्या करेंगे, ये इनसाइड प्लांट रेलवे साइडिंग व्यवस्था शुरू करेंगे, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2030-31, यानी 2030-31 के जो हमारा वित्त वर्ष होता है उस तक 35% जो वाहन है, वाहन की क्या करेंगे, ढुलाई किससे होगी? रेलवे के द्वारा, ठीक है, रेलवे द्वारा ढुलाई की जाए, ये इनका लक्ष्य है, ठीक है। कब तक? 2030 से 31 तक जो 35% है इसकी ढुलाई कैसे की जाए? रेलवे के द्वारा की जाए, ठीक है। ये क्या हुआ, मारुति का दूसरा प्लांट है। पहला कहाँ है इनका? गुजरात में लगा है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इससे 1.75 लाख टन CO2 का उत्सर्जन कम होगा, यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन 1.7 लाख टन कम होगा, और 6 करोड़ लीटर ईंधन की क्या होगी? बचत होगी। तो ये इससे इसका फायदा होने वाला है, ठीक है। कितने की? 6 करोड़ से अधिक की लीटर ईंधन की बचत होगी, ठीक। तो ये हमारी जो किसने शुरू की है? तो मारुति सुजुकी ने शुरू की है, ठीक है। तो ये ट्रेन हो गई और इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं, और कहाँ जाएगी ये अलग अलग स्थानों पर जहां भी डिलीवरी करनी होगी, या शहर में या कोई स्टेट में जहां पर भी माल उनको पहुंचाना होगा वहां तक ये पहुंचाएगी ट्रेन के माध्यम से, ठीक है। और इसकी उद्घाटन किसने किया? तो हमारे अश्वनी वैष्णव जी ने। किसने किया? तो इसका उद्घाटन या शुरुआत हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव प्लस हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दोनों इस अवसर पर वहीं पर उपस्थित थे जब इन्होंने क्या किया? इसकी उद्घाटन किया या इसको हरी झंडी दिखाई।
अब बात करें हरियाणा की, हरियाणा का मैप एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हरियाणा, दूध और घाट की नगरी हरियाणा, ये देख लो, ये रहा हरियाणा। ठीक है, अगर बात करो हरियाणा की तो इसकी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगर इसकी बात करें तो एक तरफ ये पंजाब से सीमा बनाता है, राजस्थान से बनाता है, उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। तो किस किस राज्य से सीमा बनती है? पंजाब, राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देहरादून और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ये दिल्ली से भी सीमा बनाता है। ठीक है, दिल्ली क्या है? आधी कहाँ घुसी हुई है? ये आधी हरियाणा में, आधी यूपी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हरियाणा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा किलवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपने किलवा ज्वालामुखी सुना, वो कहाँ पर है? किलवा और मोनोलोवा, दो ज्वालामुखी है, किलवा और यहीं पे लिख लो और मोनोलोवा। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप किसके अधीन है? तो यूएसए के अधीन है। वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर में स्थित द्वीप कहाँ है? अच्छा, वोग आइवियर ने हाल ही में किस बॉलीवुड स्टार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? ये शाहिद कपूर जी को बनाया है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये हमारे महेंद्र गुर्जर जी ने बनाया है। महेंद्र गुर्जर जी, ये क्या है? भाला फेंकते हैं, और इन्होंने 61.17 मीटर अभी इसमें भाला फेंका था। ठीक है, पैरा एथलीट में, यानी दिव्यांग जनों का जो खेल होता है पैरा एथलीट, उसमें इन्होंने ये भाला फेंका। हाल ही में ऑपरेशन सिंधु किस देश में भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए शुरू किया गया? हमने देखा अभी इजराइल और ईरान, दोनों देशों के बीच क्या है? युद्ध घोषित हो चुका है, यानी युद्ध चल चुका है। इधर से भी मिसाइल जा रही है, उधर से भी मिसाइल आ रही है। तो इस दौरान ईरान में जो हमारे फंसे भारतीय हैं, उनको सही तरह से निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सिंधु हमने चलाया है। ठीक है, किसके लिए? तो जो हमारे नागरिक है उनको सुरक्षित तरीके से निकाल दिया जाए। और इसके लिए जो ईरान की राजधानी राजधानी क्या है? तेहरान, और जो इसका पड़ोसी देश है आर्मेनिया की राजधानी। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी, यहाँ पर जो हमारे दूतावास स्थित है आर्मेनिया की राजधानी में, और तेहरान। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवन। यहाँ की में जो भारतीय दूतावास है उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा ईरान से सड़क के माध्यम से उनको येरेवन यानी आर्मेनिया पहुंचाया गया, और वहां से एक विशेष विमान के द्वारा इनको कहां पर? भारत पहुंचाया गया। तो पहले चरण में 110 छात्रों को, तो पहले चरण में 110 छात्रों को वहां से निकाला गया। 110 छात्रों को निकाला गया कहां से? ईरान से। किस माध्यम से? तो ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से। तो ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया है? कि ईरान में जो भारतीय फंसे हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। अगर बात करें भारत के द्वारा कुछ और चलाए गए ऑपरेशन के बारे में, तो जैसे ऑपरेशन और कौन कौन से हाल फिलहाल में चलाए गए, तो भारत के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा था हमारे यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे। एक ऑपरेशन दोस्त जिसने गद्दारी की, उसका नाम है तुर्की। जब तुर्की में भूकंप आया तो वहां के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन देवी शक्ति हमने किसके लिए चलाया? तो देवी शक्ति हमने अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था तो वहां के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। अगर बात करें हम ऑपरेशन करुणा हमने किसके लिए चलाया? तो म्यांमार के लिए। हमने म्यांमार में भूकंप आया तो उसके लिए हमने ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन
ऑपरेशन कावेरी। कावेरी जो सूडान में भारतीय फंसे थे, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। और एक ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन ये हमने कब चलाया? जब कोविड-19 का समय था। कोविड-19 में जो अलग अलग देशों में हमारे भारतीय फंसे थे उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। ये देखो, ये सब भारतीय हैं जो भारत आने के लिए खड़े हैं लाइन में। पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक तापमान में, पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक तापमान में वृद्धि को किस सीमा तक रखने का लक्ष्य है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना, ऐसा बोला गया है, हुआ नहीं है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा भारत के अनुरोध पर किस पूर्व दूतावास अधिकारी के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो शुभमन शौकीन, शुभमन शुभ शुभम शुभमनी शुभम शुभम शौकीन, शौकीन, इसके लिए क्या किया है हमने? एक नोटिस जारी किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की में पहली बार कितने टन चेरी पार्सल ट्रेन द्वारा मुंबई भेजी गई? यानी पहली बार एक चेरी ट्रेन जो मुंबई जम्मू कश्मीर से मुंबई चली, उसमें 24 टन चेरी को भेजा गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो हमारे राम बहादुर राय हैं, राम बहादुर राय जी को इससे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल क्या था, पद्म भूषण सम्मान तो राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे राम बहादुर राय थे वे वहां किसी कारण नहीं पहुंच पाए, तो इनके लिए एक अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी, जो दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, वहां पर इसका उद्घाटन राष्ट्रीय कला केंद्र में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। ये कौन सा सम्मान है? तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। सबसे पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, और पद्म भूषण तीसरा, चौथा पद्म श्री। तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसके लिए क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। अगर बात करूं इस बार राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया, तो किसके लिए सम्मानित किया? तो साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के लिए। किसके लिए? साहित्य और शिक्षा, पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। बात करूं कि इस बार पद्म विभूषण कितने मिले? तो राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया? तो 7 लोगों को दिया, जिसमें से पहले नागेश्वर रेड्डी, एक कौन से? नागेश्वर रेड्डी। दूसरे जस्टिस जगदीश खेहर हो गए। तीसरे कुमुदनी लाखिया, ठीक है, कुमुदनी लाखिया हो गई। एक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हो गए। अगर बात करूं पांचवे कौन से थे? तो पांचवे थे हमारे वासुदेवन नायर, और एक हो गए हमारे ओसामा सुजुकी हमारे एक हो गए। 7वें जो हमारे थे उनका नाम था शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला। और जो नीचे वाले 3 है इनको क्या मिला है? तो मरणोपरांत, यानी मरने के बाद इन तीनों को मिला है।
ओसामा सुजुकी, वासुदेव नायर और शारदा सिन्हा को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहे हमारे राम बहादुर राय, जिनको अभी सम्मानित किया गया राष्ट्रीय कला भवन दिल्ली में। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑडी इंडिया का इन्हें क्या है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने अहिल्याबाई होलकर की 23वीं हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जो 300वीं जयंती है वो 31 मई को मनाई गई। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने तामेश्वर कॉरिडोर की घोषणा की। यह कॉरिडोर यूपी के किस जिले में बनने जा रहा है? तो यह कॉरिडोर यूपी के संत कबीर नगर में बनने जा रहा है। इससे पहले कॉरिडोर कहाँ बन चुका है? तो उससे पहले अयोध्या में बन चुका है, बनारस काशी में बन चुका है विश्वनाथ का, ठीक है। उसके बाद अब ये तामेश्वर कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? तो संत कबीर नगर यूपी में बनाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फुल दी एंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नैनो कप तकनीक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जा रहा है? तो इसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जा रहा है, ठीक है। कैंसर है क्या? कैंसर जो हमारा कोशिका होती है, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। तो क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? वृद्धि कैंसर कहलाती है, ठीक है, कैंसर कहलाती है। और कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर, ये कैंसर कहाँ है? तो गर्भाशय का कैंसर कौन सा है? सर्वाइकल कैंसर। और इस कैंसर की जो दवाई है वो सर्वावैक, इसकी क्या बनाई गई है? दवाई बनाई गई है सर्वावैक। तो कैंसर का उपयोग किया गया है इस तकनीक के द्वारा, ठीक है। तो ये किसने बनाई है? तो ये INST मोहाली, इसका निर्माण किसने किया है? इस तकनीक का, नैनो कप का, INST मोहाली प्लस IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल वैज्ञानिकों द्वारा, प्लस टाटा मेमोरियल के वैज्ञानिकों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये तकनीक जिसका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो आज रात तक की सुर्खियों से बने हुए थे। तो हम आशा करते हैं हर बार की तरह आपसे इस बार भी कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो कृपया आपसे निवेदन है, हमारे इस प्रयास को थोड़ा सा सराहिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर किए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके यहाँ तक भी पहुँच सके। और बेल आइकन अवश्य दबा लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।